आज बात करते हैं फ्रेडरिक नीचा की मशहूर ज़माना किताब 10 स्पोक ज़ारातुश्तरा के एक और चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है ऑफ द फेमस फिलोसोफर्स, यानी कि हिस्ट्री में जो फेमस फिलोसोफर्स गुजरे हैं। फ्रेडरिक नीचा उन सारे फेमस फिलोसोफर्स के बारे में कुछ इरशाद फरमाएंगे। और आपको पता है नीचा जो था ये काफी पोलेमिक राइटर था, जिसके खिलाफ लिखता था, बहुत ही ज्यादा खिलाफ लिखता था। इस बुक के 4-5 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस सीजन में इसका ये आखिरी चैप्टर है। बाकी चैप्टर बाद में फिर कभी देख लेंगे और बुक्स की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये इस बुक की इस सीजन की इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। तो ये वीडियो है ऑफ द फेमस फिलोसोफर्स, पुराने फिलोसोफर्स के बारे में नीचा साहब कुछ इरशाद फरमाएंगे। यानी नीचा का जो ज़रतुश्त है वो इरशाद फरमाएगा। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले 2-3 चीजें जानना जरूरी हैं। रियलिटी के मुतालिक, हकीकत के मुतालिक, ट्रूथ के मुतालिक, अंतिम सत्य के मुतालिक। देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि क्या ट्रूथ नोएबल है, क्या ट्रूथ इंटेलिजिबल है, यानी क्या ट्रूथ अल्टीमेट रियलिटी ऐसी चीज है जो जानी जा सकती है। देखिए, ग्रीक्स जो थे ना, वो ये समझते थे कि ट्रूथ जो है वो जाना जा सकता है। ट्रूथ, वो उनको एक ऑब्सेशन थी ट्रूथ से, उनको एक दीवानापन था, वो सच्चाई जानना चाहते थे, जो अल्टीमेट रियलिटी है वो जानना चाहते थे। उनकी अजम्पशन ये थी कि रियलिटी इज नोएबल, रियलिटी इज थिंकेबल, रियलिटी इज फीलेबल, रियलिटी इज टचेबल, यानी रियलिटी इज नोएबल। समझ रहे हैं? यानी वो ये समझते थे कि ये यूनिवर्स जो है ये इंटेलिजिबल है, इसको समझा जा सकता है। वो ये समझता था कि प्लेटो ये समझता था कि हम अल्टीमेट गुड तक पहुंच सकते हैं। यानी अल्टीमेट गुड, यानी प्लेटो की नजर में अल्टीमेट गुड जो था वो गॉड था, तो हम अल्टीमेट गॉड तक पहुंच सकते हैं। डायलेक्टिकल मेथड के जरिए। यानी नीचा ने कहा कि वाह भाई वाह, यानी आप ये कह रहे हो कि बातें करते करते आपको हकीकत पता चल जाएगी। भाई डायलेक्टिकल मेथड क्या है? बातें ही है ना। यानी आप डायलेक्टिकल मेथड में क्वेश्चन आंसर, ये जो रैशनल इंक्वायरी है ये करेंगे सामने वाले के साथ बैठ के, और आप इस रियल्म ऑफ द पर्टिकुलर्स से निकल के रियल्म ऑफ द फॉर्म्स में चले जाएंगे और फिर आपको हकीकत पता चल जाएगी। नीचा ने कहा वाह मेरी जान, इतना आसान है, बातें करते करते तुझे सब पता चल जाएगा। तो नीचा हैरान होता था कि यार ये प्लेटो, ये पुराने यूनानी फलसफी ये समझते थे कि ट्रूथ नोएबल है, ये बड़ा। और डरीडा ने जो उसका जो तस्वुर है लोगोसेंट्रिसिज्म, वो भी यही है। यानी डरीडा ने कहा कि यार प्लेटो ये समझता था कि हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है इट रिप्रेजेंट्स ट्रूथ। यानी ये कितनी बड़ी असम्पशन है भाई, ये लैंग्वेज तो मेटाफोर है, ये लैंग्वेज तो सिंबल्स है। हमने बस एक दूसरे से बात करने के लिए एक सिस्टम इजाद कर लिया, उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है? हमारी जबान का हकीकत से क्या ताल्लुक है? हमने तो चीजों के नाम रख लिए हैं, बस हमें चीजों की एसेंस का थोड़ी पता है। तो प्लेटो साहब ये कहते थे कि बातें करते करते हम हकीकत तक पहुंच जाएंगे। ये लोगोसेंट्रिसिज्म, ये बहुत बड़ा अटैक था डरीडा का ग्रीक ट्रेडिशन पर। क्या बातें करते करते तुझे हकीकत पता चल जाएगी? यानी तुम ये समझ रहे हो कि हमारी लैंग्वेज रियलिटी रिप्रेजेंट कर रही है। बल्कि डरीडा का क्या, ये नीचा का ही आइडिया था। आप नीचा को पढ़ें, नीचा ने इस तरह की बातें लिखी हैं, वो डरीडा ने उसको जरा एक स्टाइल में लिख दिया। भाई फ्रेडरिक नीचा के बाद जितना फलसफा हुआ है ना, वो नीचा में से निकला है। जैसे प्लेटो के बाद सारा फलसफा प्लेटो पे हुआ था ना 2000 साल, इसी तरह नीचा के बाद सब नीचा पे हुआ है। तो ये जो ग्रीक्स का आइडिया था ना कि हम सच्चाई जान लेंगे, नीचा इस पे बड़ा हंसता था कि यार तुमने ये अज्यूम किया हुआ कि सच्चाई जो है वो इंटेलिजिबल है, वो नोएबल है। दूसरा ये कि नीचा को एक इस पे भी बड़ा एतराज था कि प्लेटो और सोक्रेटिस ये रैशनैलिटी यूज करते थे, अकल को बहुत ज्यादा जोर देते थे, रैशनैलिटी पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, अकल पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। हालांकि उन लोगों से पहले पोएट्स हुआ करते थे, शायर हुआ करते थे, जो इमेजिनेशन पर ज्यादा जोर देते थे। पोएट्स जो हैं उनका हकीकत की तरफ बढ़ने का तरीका है इमेजिनेशन।
नीचा ये समझता था कि बाबा इमेजिनेशन इज अ फार मोर बेटर टूल देन योर रैशनैलिटी। तुमने इमेजिनेशन को सप्रेस किया और रैशनैलिटी को ऊपर लेकर आए। ये रैशनैलिटी, ये अकल तो बहुत लिमिटेड फैकल्टी है। अकल से क्या समझोगे तुम इस दुनिया को? रैशनैलिटी किस किस चीज में लड़ाओगे तुम? इस अकल में थोड़ी सब कुछ आएगा। तो विटगेन्स्टाइन जो था, विटगेन्स्टाइन और हाइडेगर, जो 20वीं सदी के दो सबसे बड़े फलसफी थे, एक एनालिटिक और एक कॉन्टिनेंटल, ये दोनों ये बोलकर गए कि हमें दोबारा शायरों की तरफ जाना पड़ेगा। हमारी जो रैशनैलिटी है ना, हमारी जो अकल है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि हम हकीकत को समझ सकें। अच्छा चलो, हम रैशनैलिटी से हकीकत को नहीं समझ सकते, अंतिम सत्य को नहीं समझ सकते। क्या हम अपने सेंसेस से समझ सकते हैं? ये जो 5 सेंसेस हैं भाई, अकल से नहीं समझ सकते, चलो समझ में आता है। क्या सेंसेस, भाई सेंसेस तो हमारे उससे अकल से भी वीक है भाई। 10 किलोमीटर से आगे हमें दिखता नहीं है। हमारी सुनने की भी लिमिटेड कैपेसिटी है। इतनी सारी आवाजें हैं जो इस वक्त मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं। कितनी सारी लाइट्स की रेज हैं, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इधर हैं। यानी हमारी जो सेंस परसेप्शन है, ये जो डेटा मेरे सेंसेस के थ्रू मेरे तक पहुंच रहा है, ये उनके कॉजेस से मुख्तलिफ है। ये तो कांट ने भी कहा था, इमैनुअल कांट ने कहा था ना कि हम फिनोमिना तक हैं, नॉमिना तक नहीं है, हकीकत तक नहीं है। ये गिलास जैसा है मुझे वैसा नहीं दिख रहा है, मुझे जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यानी हमारी सेंस परसेप्शन तो उससे भी ज्यादा वीक है। तो नीचा बड़ा हंसता था कि ना हमारे पास रीजन की फैक्ट। नीचा कहता था पहले तुमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ट्रूथ नोएबल है, दूसरी फिर तुम ये समझ रहे हो कि रीजन से पता कर लोगे। ये रीजन तो इतनी बड़ी फैकल्टी नहीं है, तुमने इमेजिनेशन को दबा दिया, रीजन को ऊपर ले आए, और फिर 5 हमारे सेंसेस हैं वो भी बहुत वीक हैं। फिर नीचा ये कहता था कि भाई तुम होते कौन हो कि तुम्हें रियलिटी पता चले, तुम्हें सच्चाई पता चले। मतलब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं यहां पे इस कायनात में, बिलियंस में हैं प्लैनेट्स। उन बिलियंस में से एक प्लैनेट है तुम्हारा। उस प्लैनेट पर, यह प्लैनेट भी बिलियंस ऑफ ईयर्स से कायम है, उस पर अभी इंसानों को आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए, और कुछ अरसे में इंसान गायब हो जाएंगे, और यह प्लैनेट भी ठंडा हो जाएगा। कुछ बिलियन ईयर्स में हमारा सूरज भी ठंडा हो जाएगा, जाके ब्लैक होल में गिर जाएगा, या यहां भी जाएगा। यह प्लैनेट ठंडा हो जाएगा कुछ बिलियन ईयर्स में, और फिर कायनात जारी रहेगी। यानी ऐसी कितनी इटर्निटीज गुजर चुकी हैं जब इंसान थे ही नहीं। यानी तुम ट्रूथ जानना चाह रहे हो, कितनी सारी इटर्निटीज गुजर चुकी हैं कि इंसानों का नामो निशान नहीं था। इटर्निटीज, कितनी सारी इटर्निटीज आएंगी कि इंसानों का नामो निशान नहीं होगा, और तुमको सच्चाई, यानी तुम अपने आप को इस काबिल समझ रहे हो कि तुम्हें सच पता चलेगा। नीचा ने कहा कि जो मच्छर उड़ता है ना कमरे में, वो भी यही समझ के उड़ रहा होता है कि मैं सारी दुनिया का सेंटर हूं, मेरी थिंकिंग, मेरा रीजन, मेरे सेंसेस, वो सब मुझे सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नीचे ने कहा भाई ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि यूनानियों ने जो अजूम किया हुआ था ना कि सच्चाई नोएबल है, उसको जाना जा सकता है, यही गलत है। दूसरा ये कि तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है कि तुम सच्चाई जान लोगे, ये भी गलत। तुम्हारे रीजन में ये कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी अकल में ये कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारे सेंसेस में ये कैपेसिटी नहीं है, तुम्हारी लैंग्वेज में ये कैपेसिटी नहीं है। लैंग्वेज तो मेटाफोर है, ये सारी लैंग्वेज हम लोगों ने क्रिएट की है, ये सोशल स्ट्रक्चर है। हमारे जो लफ्ज हैं ये सिंबल्स हैं, इसमें हकीकत थोड़ी है। नीचा ने कहा हम तो अपनी जो डीपेस्ट इमोशंस होती है ना, हम उनको बयान नहीं कर सकते। लैंग्वेज तो इतनी वीक चीज है, तुम समझो इस लैंग्वेज से तुम रियलिटी पता कर लोगे। अच्छा जी, तीसरी चीज नीचा ने कहा, तुम पहले तो नीचा ने यह कहा कि पहली अजम्पशन तुमने ये ली कि ट्रूथ नोएबल है, गलत। दूसरी अजम्पशन तुमने ये ली कि तुम ट्रूथ जान सकते हो, गलत। तुम्हारे ना अकल में इतना पावर है, ना तुम्हारे सेंसेस में इतना पावर है, ना तुम्हारी लैंग्वेज में इतना पावर है कि तुम ट्रूथ को डिफाइन कर सको। तीसरी अजम्पशन नीचा ने कहा, तुमने ये क्यों सोचा हुआ है कि कोई ट्रूथ है, कोई अंतिम सत्य है, कोई रियलिटी है, कोई हकीकत है? इसका क्या सबूत है? नीचा ने कहा ट्रूथ जो है ना, ट्रूथ
क्रिएट किया जाता है, डिस्कवर नहीं किया जाता। ट्रूथ क्रिएट किया जाता है, जो ये डिस्कवर नहीं किया जाता। वो डरीडा ने कहा ना, व्हाट वी कॉल रियल इज नॉट रियली रियल। देखिए, नीचा ये कहता था कि जो चीजें आज हम ट्रू मानते हैं ना, वो सारी एक जमाने में इल्यूजन्स थी। उनको हमने इतनी दफा रिपीट किया, इतनी दफा रिपीट किया, इतनी दफा रिपीट किया कि आज की जनरेशन उसको ट्रूथ मानती है कि भाई खुदा है। अब खुदा का हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, हजारों साल से खुदा, अब लोग समझते हैं खुदा है, हालांकि ये एक इल्यूजन है। नीचा बोलता था, यानी ये एक इल्यूजन है। हमने उस इल्यूजन को, यानी नीचा ने ये कहा कि फैक्ट और फिक्शन के दरमियान रेपिटेशन का फर्क है। झूठ को इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो कि वो कुछ अरसे के बाद सच बन जाए। तो हमने, हमारी जो आज सच्चाइयां हैं वो इल्यूजन्स हैं, माजी के इल्यूजन्स हैं, जो अब हमको सच्चाई नजर आती है। और बाकी भी हमारी बहुत सारी जो सच्चाइयां हैं बकौल नीचा के वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। यानी अच्छाई बुराई ये सब सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मुल्कों की बाउंड्रीज, तुम इस मुल्क के हो, मैं इस मुल्क का हूं, तुम्हारी ये जबान है, मेरी ये जबान है, हमारा कैलेंडर, हमारा टाइम, हमारे सारे लॉज, ये सारे मैन मेड है। नेचर ने कोई लॉज थोड़े दिया हमें, ये सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं, तुम ये हो, मैं वो हूं, ये सब सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये सब सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज हैं। तो नीचे ये कहता था भाई कि हम इस दुनिया में, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें इस दुनिया में ऑर्डर चाहिए। नेचर बड़ा जालिम है, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें ऑर्डर चाहिए, उसके लिए हमने कुछ इल्यूजन्स बना लिए हैं और हम उनको सच बोलते हैं। बकौल नीचा के कोई अंतिम सत्य नहीं है, कोई ही रियलिटी नहीं है भाई। यही है, ये जो दुनिया है ना, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, यही हमारी हकीकत है बस। तो ये जो यूनानियों की 5-6 अजम्पशंस थी ना कि कोई सच है, नीचा ने कहा नहीं, इससे मैं नहीं मानता को सच है। वो सच नोएबल है, उसको जाना जा सकता है, नीचा ने कहा नहीं, अगर है भी तो वो जाने के काबिल नहीं है। तीसरा है कि हम उस सच को जान सकते हैं, नीचा ने कहा ऐसा भी नहीं। ना आपके रीजन में इतनी पावर है, ना आपके सेंसेस में इतनी पावर है। याद है एक 16वीं-17वीं सदी में जो दो फलसफियों के दरमियान रैशनैलिटी और यानी रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की जंग चल रही थी कि नहीं हकीकत रीजन से जानी जाती है, नहीं हकीकत तजुर्बे से जानी जाती है। नीचा ने कहा बाबा ना हकीकत तजुर्बे से जानी जाती है, ना हकीकत अकल से जानी जाती है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम हकीकत जान सको, बल्कि नीचा ने कहा कोई हकीकत है ही नहीं। अच्छा जी, ये बात आपको मैं बता दूं कि 2500 साल हो गए, 2500 साल से फलसफा हो रहा है और फलसफियों ने कोई भी हकीकत आज तक डिस्कवर नहीं करी। यानी जो सब्जेक्टिव, यानी जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स होते हैं ना, देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में भी आपको एक फर्क बता दूं। मिसाल के तौर पे मैं गालिब पर स्टडी कर रहा हूं। अब किसी ने मुझे बताया कि गालिब इस दिन को पैदा हुए थे, तो वो गालिब की डेट ऑफ बर्थ है, वो गालिब की डेट ऑफ बर्थ सब ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का मैं क्या करूंगा भाई? मैं तो ये जानना चाहता हूं ना कि गालिब को कौन से इवेंट्स इंस्पायर करते थे, गालिब की मोटिवेशन क्या थी, गालिब की एनलाइटनमेंट का लेवल क्या था। ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं। नीचे ने कहा तो इतना तुम्हें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के पीछे क्यों भाग रहे हो, सब्जेक्टिव ट्रूथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हकीकत है। 2500 साल में हमें फलसफियों ने कुछ नहीं बता के दिया, कोई एक हकीकत भी आश्कार नहीं करी। तो नीचे ने यही कहा ना, अगर 2500 साल हो गए कुछ नहीं पता चल सका तो शायद हो ही ना कुछ। विटगेनस्टाइन ने कहा था कि 2500 साल में फलसफियों ने बस ये किया है कि जहां खुजली हो रही थी वहां खुजा दिया है। कम से कम फलसफियों ने ये तो किया है ना कि जहां पर खुजली हो रही थी वहां खुजा दिया, ये किया है फलसफियों ने। अच्छा जी, चले जी ये बुक पढ़ते हैं। बुक का पहला सेंटेंस है, यू हैव सर्व द पीपल। ये पुराने फिलोसोफर्स को कह रहा है, यू हैव सर्व द पीपल एंड द सुपरस्टिशंस ऑफ द पीपल, all you famous philosophers, and you have not served the truth, and that is precisely why you were given respect. तुम लोगों ने ट्रूथ की खिदमत ही नहीं की, तुम लोगों ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की, तुम लोगों ने तो लोगों की खिदमत की है। तुम लोग तो पीपल प्लीजर हो। तुम लोगों ने वही बातें बोली जो लोग सुनना चाहते थे, ताकि तुम्हारे व्यूज आए, ताकि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़े। ये सारे पुराने फलसफियों को बोल रहा है
कि तुम लोगों को इस चीज का नशा चढ़ गया है कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें सर जी तुम्हारे हाथ चूमते हैं, तुम्हारे पांव चूमते हैं, तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं। तुमको ये चाहिए था, ये तुम्हें मिल गया, इसीलिए तुमने लोगों की खिदमत करी है। तुम्हें सेंट बोलते हैं, तुम्हें सेवियर बोलते हैं, तुम्हें बुजुर्ग बोलते हैं, तुम्हें पीर बोलते हैं, क्योंकि तुमने उनके जो सुपरस्टिशंस थे, जो गलत अकीदे थे, गलत बिलीफ्स थे, उनको जस्टिफाई करने के रीजंस ढूंढे। यानी तुमने उनको सच्चाई की तरफ ले जाने के बजाय उनको और घड़े में धकेला। वो जो गलत बिलीफ्स थे, तुमने उनको और पक्का किया, उनको और रीजन दिए। तुमने लोगों का टाइम जाया किया, तुमने लोगों को सच्चाई की तरफ जाने से रोका, तुमने लोगों को ओवरमैन बनने से रोका, तुमने लोगों को हायर बीइंग बनने से रोका, तुमने लोगों का टाइम वेस्ट किया। भाई, लोगों को चेंज करना मुश्किल काम है, चेंज बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। तुमने लोगों को चेंज ही नहीं होने दिया, चेंज की तरफ नहीं लाए। तुमको बस अपनी इज्जत चाहिए थी, तुमने वही बातें करी जो आवाम सुनना चाहती थी। अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस है, एंड मैनी हु वर पावरफुल एंड वांटेड टू गेट अलोंग स्मूथली विद द पीपल हार्नेस्ड इन फ्रंट ऑफ देयर हॉर्सेस अ लिटिल एस। अ फेमस फिलोसोफर कह रहे हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि लोगों को गधों घोड़ों की तरह मैनेज करें, इजीली लोग मैनेज हो जाएं, उन्होंने अपने घोड़े के साथ एक छोटा गधा बांध लिया। वो गधा होता था फिलोसोफर। यानी ये सारे माजी के हिस्टोरिकल फिलोसोफर्स को गधा बोल रहा है कि तुम लोग अमीर आदमियों के घोड़े के साथ जो छोटा गधा बंधा हुआ होता है ना, तुम वो हो। यानी तुम बस लोगों को इंप्रेस करना चाहते थे, तुमने मुश्किल मुश्किल लफ्ज इजाद कर लिए और बस लोगों से इज्जत करवा ली, अमीर आदमियों के तुम चमचे बन गए। ये किया है माजी के फिलोसोफर्स ने। तुमने कोई लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पेनफुल अमल है, तुम उसमें से गुजरे ही नहीं। देखिए, नीचा जो है ना, नीचा नॉलेज के खिलाफ नहीं था, नॉलेज की तो बहुत इज्जत है, लेकिन नीचा समझता था कि साइंस जो है ना, वो भी इस काबिल नहीं है कि हमें रियलिटी के पास ले जाए। वो ये समझता था कि हमने अपनी जो हमारे अपने दिमाग में जो स्ट्रक्चर है ना, हम उस दिमाग के स्ट्रक्चर को इस दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं और उससे इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी वो ये कहता था, देखें, आज की जो स्ट्रिंग थ्योरी के जो बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट हैं, वो कहते हैं हो सकता है 26 डायमेंशन हो। हम इस दुनिया को 3 डायमेंशन में समझते हैं, या चौथी डायमेंशन, चलो टाइम, वो जो स्पेस टाइम कंटिन्यूम है, 4 डायमेंशन में हम इस दुनिया को समझते हैं। जो स्ट्रिंग थ्योरी वाले हैं, स्ट्रिंग थ्योरी वाले, वो कहते हैं हो सकता है 26 डायमेंशन हो सकता है 11 डायमेंशन हो सकता है 10 डायमेंशन हो। अगर मानी मैथमेटिकली वो 26 डायमेंशंस जब डालते हैं तो ज्यादा सही से उनको दुनिया समझ में आती है। हमारी तो 3 डायमेंशन है, हम इन 3 डायमेंशन से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो नीचा ये समझता था कि साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, लेकिन इट्स नॉट गोना टेक अस नियर रियलिटी। नॉलेज की बहुत इज्जत करता था, बल्कि उसने बियॉन्ड गुड एंड ईवल में, वो जो बियॉन्ड गुड एंड ईवल में उसने अपना सुपरमैन जो डिफाइन किया, वो फ्यूचर का फिलोसोफर डिफाइन किया। तो नॉलेज की इज्जत थी, नॉलेज की इज्जत है, लेकिन ये नहीं समझो कि ये साइंस हमें रियलिटी के पास लेके जा रही है। क्या कितनी बड़ी बात की उसने। तुम लोग गधे की तरह अमीर लोगों को सपोर्ट करते रहे, अमीर लोगों को हाँकना होता था, उन्होंने एक बंदा रख लिया होता था, बस तुम लोगों ने ये काम किया। अच्छा जी, ये बुक समझने से पहले नीचा की 3-4 टर्म्स हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी। सेल्फ, सोल, विल, स्पिरिट और ईगो। नीचा की हर बुक में ये टर्म्स बार बार इस्तेमाल हुई हैं। मैंने पढ़ के इन टर्म्स के कुछ मतलब निकाले हैं। हो सकता है मेरे मतलब आपकी समझ में ना आए, हो सकता है आप उसको अपने मतलब निकालने पड़े, लेकिन बहुत लोग जो आगे जाके नीचा को पढ़ेंगे, उनको इन मतलबों से, उनको इन मीनिंग से बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैं बता देता हूं। नीचा की यहां सेल्फ से मुराद है आपकी बॉडी, आपकी पूरी सेल्फ, आपका वजूद, सेल्फ। उस सेल्फ का आपकी बॉडी का एक छोटा सा हिस्सा है सोल। उसके बाद नीचा की यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विल से मुराद है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी इंटेंशन, आपकी वोल्यूशन, आपका अज़म, आपका इरादा, विल। नीचा की यहां
फ्री विल और नॉन फ्री विल नहीं होती, नीचा की स्ट्रांग और वीक विल होती है। तो विल आपकी डिटर्मिनेशन। अच्छा, उसके बाद स्पिरिट, यानी आपकी जो विल है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, उसके जो हाथ हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लड़ते हैं, जो जाते हैं, जो छीनते हैं, वो स्पिरिट है। और ईगो आपकी प्रोजेक्शन है, यानी आप, जैसे अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और मैं बॉलिंग करते करते ये समझ रहा हूं कि मैं वकारियस हूं, तो वो मेरी ईगो है। समझ? तो ये टर्म्स मैंने इस तरह से समझी हैं। तो आप जब नीचा को पढ़ रहे होंगे तो ये टर्म्स भी अगर आप इसी तरह से समझेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, बाकी आपको अपने मतलब निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, चौथा सेंटेंस। अच्छा, एक और बात बता दूं, मैंने नीचा पर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर आपको नीचा को समझना है तो ये आर्थर सी डांटो की ये किताब है, नीचा एज अ फिलोसोफर। मुझे इससे अच्छी किताब नहीं मिली नीचा पर। मैंने जितनी भी पढ़ी है, मैंने हाइडेगर को भी पढ़ा है। हाइडेगर की बहुत मशहूर बुक है ना, सब बोलते हैं हाइडेगर ने सबसे अच्छा लिखा है नीचा पे। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अभी बोलूंगा नहीं। हाँ, रोटी को पढ़ा है, डरीडा को पढ़ा है, नहीमास को पढ़ा है, कॉफमैन को पढ़ा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी नीचा पर, लेकिन आर्थर सी डांटो से अच्छी किताब नहीं पढ़ी मैंने। इसने हमें बताया है कि नीचा की सोच कैसे इवॉल्व हुई ओवर द ईयर्स। अच्छा जी, चौथा सेंटेंस। ओह, टू मेक मी बिलीव इन योर ट्रूथफुलनेस यू वुड फर्स्ट हैव टू ब्रेक योर रिवेरिंग विल। देखिए, रिवेरिंग विल यानी कि तुम लोगों को बस इज्जतें करवानी थी, तुम्हें बड़ा शौक था लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे हाथ चूमे, तुम्हारे पांव चूमे, यानी तुम लोग बेइज्जती से डरते हो। ये जो पुराने फिलोसफर्स हैं, तुम लोग अकेलेपन से डरते हो, तुम लोग ऊंचाई पे उड़ने से डरते हो, तुम लोग तन्हाई से डरते हो, तुम लोग एक गहरी खाई के ऊपर घर बनाने से डरते हो, तुम लोग कन्फ्रंटेशन से डरते हो। तुम लोगों को बस एक खपत है कि तुम्हारी इज्जत की जाए, इसीलिए तुमने लोगों को रोका ही नहीं उनके गलत बिलीफ से। तुमने लोगों को ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया, तुमने लोगों को इवॉल्व ही नहीं किया, तुमने लोगों को उनके गलत अकायद से रोका ही नहीं। अच्छा जी, अगले सेंटेंस में कहता है, सेंटेंस नंबर 5, हंग्री, वायलेंट, लोनली, गॉडलेस, thus the lion will wants itself, free from the happiness of the slaves, redeemed from gods and adorations, fearless and fear inspiring, great and lonely, such is the will of the truthful। हो, देखिए, ये जो ट्रूथफुल लोग हैं ना, जो वाकई सच्चाई के पीछे हैं, ये जाली फिलोसफर्स नहीं, जो असली लोग हैं, ये जाली मौलवी नहीं, जो वाकई सच्चाई की तलाश में हैं, उनकी विल हंग्री होती है, वायलेंट होती है, लोनली होती है, गॉडलेस होती है। ना किसी से उनको डर होता है, ना वो किसी से अपनी एडोरेशंस चाहते हैं, ना उनको चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट हो, ना वो बल्कि वो लोगों में डर बिठा देती है, जो ट्रूथफुल लोगों की विल होती है। यार, कितना इंसान की विल को कहां ले गया नीचा। देखिए, ये जो ह्यूमन विल है ना, इसकी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है ना, उससे बहुत मुतासिर था नीचा। वो कहता था, हमने अपनी विल की जो क्रिएटिव कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, हमारी विल इतनी पावरफुल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी बताया था, नीचा फ्री विल और नॉन फ्री विल के चक्कर में नहीं पड़ता। नीचा कहता है किसी की विल स्ट्रांग होती है, किसी की विल वीक होती है। नीचा स्ट्रांग और वीक में जाता है। अच्छा, ये नीचा ने जो अपनी फिलॉसफी का आगाज किया था ना, वो शोपेनहावर से किया था। नीचा शोपेनहावर से बहुत मुतासिर था, बल्कि उसकी जो बुक है ना, विल एंड रिप्रेजेंटेशन, और बल्कि जो उसको पेसिमिस्टिक एसेज हैं, वो नीचा का पहला फिलोसॉफिकल टीचर था, शोपेनहावर। अब शोपेनहावर है हद से ज्यादा पेसिमिस्टिक, बिल्कुल ही एंटी लाइफ है। शोपेनहावर कहता है लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई सेंस ही नहीं है, हमें तो लाइफ को राइट ऑफ कर देना चाहिए, ये तो एक सीजलेस रेपिटेशन है लाइफ और डेथ की, एक जो व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस है वो घूमे जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। हमें, यानी शोपेनहावर तो कहता था कि बेहतर है कि इंसान पैदा ही ना हो। तो नीचा ने अपनी फिलोसॉफिकल लाइफ का आगाज शोपेनहावर से किया था, लेकिन ये शोपेनहावर पे मेडिटेट करता रहा और बिल्कुल दूसरे एंड पे निकला, या बिल्कुल ही प्रो लाइफ बन के निकला। यानी शोपेनहावर बिल्कुल ही एंटी लाइफ और ये निकला दूसरी तरफ से प्रो लाइफ, और आपको बता रहा है कि इंसान के विल की क्या ताकत है। तो ये बिल्कुल प्रो लाइफ था, ये हर तरह की जो जिंदगी मीनिंगलेस है, इस टाइप की जो फिलॉसफी है ना, नीचा उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। और ये क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है, देखें,
ये जो ह्यूमन विल की क्रिएटिव कैपेसिटी है, ये जरूरी इसलिए है कि जिंदगी स्टैटिक नहीं है, जिंदगी हर लम्हे चेंज हो रही है, यानी कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। वो हेराक्लाइटस ने कहा था ना, एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स, एवरीथिंग इज अ फ्लक्स, यानी यू कैन नॉट डिप इन टू द सेम रिवर ट्वाइस, क्योंकि थोड़ी देर के बाद जब आप दोबारा पांव डालने जाएंगे रिवर में, वो रिवर नहीं रहा, आप भी वो नहीं रहे, हर चीज चेंज हो जाती है। इसको जो रिलीजन्स के साथ प्रॉब्लम था वो यही था कि रिलीजन्स का जो वैल्यू सिस्टम है वो चेंज नहीं होता। अब यहूदियों में 617 मिट्सवाज हैं, 617 मिट्सवाज हैं, 3500 साल से वही 617 मिट्सवाज हैं। मिट्सवाज कह लें उनको, क्या मैं करूं ट्रांसलेट, फर्ज, जो चीजें फर्ज हैं यहूदियों पे करने दिन में, यानी दिन में मतलब उठना ऐसे है, बैठना ऐसे है, तो इस तरह की जो चीज है ना, हफ्ते को ये करना है, शबास में ये करना है, तो 613 मिट्सवाज हैं और 3500 साल से फिक्स्ड है। 3500 साल। अब दुनिया कितनी चेंज हो गई 3500 साल में। मैं समझता हूं कि उन 613 में से तकरीबन 300 मिट्सवाज अब टोटली इरेलीवेंट हो गई हैं, आप कर ही नहीं सकते। अब कौन गुलाम रखता है, अब कौन, वो सारी इरेलीवेंट हो गई हैं, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए, ये आपको एक बात बताता हूं, बड़ा शोर करते हैं ना कि इस्लाम को रिफॉर्म करना चाहिए, और हर थोड़े अरसे के बाद कोई बहुत ही सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप का इंसान एक किताब लिख दे, जैसे अयान हर्सी अली है, शी इज अ सूडो इंटेलेक्चुअल। अब उन्होंने हर थोड़े दिनों के बाद वो किताब रिलीज करती हैं कि इस्लाम को ऐसे रिफॉर्म करना चाहिए, इस्लाम को वैसे रिफॉर्म करना चाहिए। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे रिफॉर्मेशन से नफरत है, क्योंकि ये लफ्ज ही झूठ है। जो आपसे बोल रहा है ना कि किसी भी मजहब को रिफॉर्म करो, वो झूठ बोल रहा है। कोई मजहब रिफॉर्म नहीं होता यार, ये बात कौन बताए, कोई मजहब रिफॉर्म नहीं होता। यहूदियों के 613 मिट्सवाज हैं, पूछो उनसे को रिफॉर्म कर लो, इसमें से 300 निकाल दो, आज तक नहीं निकाले उन्होंने, इररेलेवेंट हो जाएंगे, निकालेंगे नहीं। आपने क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन सुनी होगी, 200 साल लड़ाई चली भाई कैथोलिक चर्च की, और क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्च ने कितने प्रिंसिपल छोड़े अपने, कि चलो ये नहीं मानता, कितने छोड़े भाई? 200 साल यूरोप में आग लगी रही ना, आग में जलता रहा यूरोप क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन में। कितने उसूल छोड़ दिए कैथोलिक चर्च ने? एक भी नहीं छोड़ा। आज भी औरत इमामत नहीं कर सकती किसी क्रिश्चियन कमेमोरेशन की, किसी क्रिश्चियन कम्युनियन की, औरत नहीं कर सकती। औरत तलाक नहीं दे सकती, आज भी नहीं दे सकती कैथोलिक चर्च में। गेज और लेस्बियंस, ये आज भी, होमोसेक्सुअलिटी आज भी माना है कैथोलिक चर्च में। भाई कैथोलिक चर्च किसी उसूल से पीछे नहीं हटा, जो उनकी शरीयत तो नहीं है, जो भी उनका चर्च का लॉ है उससे पीछे नहीं। हाँ, चर्च में रिफॉर्म्स कर ली कि हाँ भाई पादरी ये नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, यूं नहीं करेगा, अपने आप को सुधार लिया, कोई एक लॉ से पीछे नहीं हटे। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि रिलीजन्स रिफॉर्म नहीं होते, झूठ बोलते हैं लोग जो बात रिफॉर्मेशन की करते हैं। भाई मैं आपको एक और बात बताता हूं, कैथोलिक चर्च में जब आप जाते हैं कम्युनियन में, तो वो आपको ब्रेड देते हैं खाने के लिए, और पीने के लिए देते हैं एक चीज, पानी देते हैं या जो भी देते हैं। वो तसव्वुर ये है कि ये जो ब्रेड है ना, ये बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, हजरत ईसा का जिस्म है, और ये जो आप पी रहे हैं ये हजरत ईसा का खून है। ये कैथोलिक चर्च का बिलीव है। जो प्रोटेस्टेंट मुल्क थे, जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स थे, लूथर हो गया, या थोड़ी सी बात साइड पे हो रही है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, लूथर हो गया या कैल्विन हो गया, इन लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि यार ऐसे तो नहीं बोलो कि ये ब्रेड जो है ये बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है। इसको ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन, मुझे याद नहीं आ रहा, इस लॉ को कुछ बोलते हैं, ये जो ईसाइयत का है ना। प्रोटेस्टेंट लीडर्स ने बोल दिया कि यार तुम ये कह दो ये सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है, ये सिंबॉलिक ब्लड ऑफ द क्राइस्ट है, हजरत ईसा का खून है, हजरत ईसा। चर्च ने कहा नहीं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है उसको हमने जो 2000 साल से इंटरप्रेट किया है, ये लिटरल बॉडी ऑफ द क्राइस्ट है और ये लिटरल ब्लड ऑफ द क्राइस्ट है। एक लफ्ज पर चर्च अड़ा रहा, कितने सारे मुल्क चर्च से निकल गए, कैथोलिक चर्च से निकल गए, इंग्लैंड निकल गया, जर्मनी निकल गया, नॉर्वे और स्वीडन और ये सारे जो ऊपर के जो नॉर्दर्न ये जो ब्लॉक है, ये सारे प्रोटेस्टेंट हो गए। कैथोलिक चर्च अपने किसी उसूल से पीछे नहीं हटा। बात समझ रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं, ना यहूदी अपने किसी उसूल से पीछे हटे, ना ईसाई अपने किसी उसूल से। ये जो रिलीजन्स होते हैं ये स्टैटिक होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ये चेंज हो ही नहीं सकते।
तो जो भी लोग आपको ये कहानी सुना रहे हैं ना कि यार ये इस्लाम को रिफॉर्म होना चाहिए, वो अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे हैं, आपका भी टाइम जाया कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें रिफॉर्म हो ही नहीं। भाई आप एक बिल्ली से कहें उड़ के दिखाओ, भाई बिल्ली कैसे उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। इसी तरह ये रिलीजन्स में पता है सबसे ज्यादा डेंजरस लोग कौन होते हैं? सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं ये जो मॉडर्न मौलवी होते हैं ना, ये छोटी दाढ़ी वाले। ये आपको ये इंप्रेशन देते हैं कि हम रिलीजन को अपने टाइम के हिसाब से कंपैटिबल बना रहे हैं। ये आपको झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ये लोग ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि हम आपके रिलीजन को अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करवा रहे हैं। एडजस्ट हो ही नहीं सकता भाई। असल रिलीजन तो भाई अब जैसे तालिबान वाले हैं, वो इतनी बड़ी दाढ़ी, इतना बड़ा इमामा, शलवार ऊपर। अभी परसों उन्होंने एक औरत को संसार करके मारा अफगानिस्तान में, उसकी वीडियो आई, पूरी दुनिया में गई वीडियो, बिल्कुल शरीयत के हिसाब से मारा। वो इस्लाम है भाई, वो शरीयत में ये भी ऐसे मारो। अभी कल एक और वीडियो आई, औरत को धुर्रे मार रहे हैं रोड पे खड़े करके, वो शरीयत है भाई, वो असल शरीयत उनके पास है। ये जो मॉडर्न किस्म के मौलवी है ना, जो आपको एक इंप्रेशन देते हैं कि नहीं इस्लाम तो बड़ा अपने वक्त के हिसाब से कंपैटिबल है, नहीं हम पीछे थोड़ी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। असल इस्लाम तालिबान के पास है। हम लोग क्या करते हैं कि दोगली जिंदगी जीते हैं। हम लोगों को मुंह से इस्लाम चाहिए, शरीयत नहीं चाहिए। भाई आप इमरान खान कितना बड़ा लीडर है, इस्लाम इस्लाम करता है, उसको बोलो लगाओ शरीयत पाकिस्तान में। एक दफा बोला उसने शरीयत लाओ पाकिस्तान में। भाई शरीयत आएगी, पहले दिन उसको संसार करेंगे, उसने जो जवानी गुजारी है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हम लोग सब मुनाफिक हैं। दीन कभी भी रिफॉर्म नहीं हो सकता। जो भी रिफॉर्मेशन का चूरन बेच रहा है वो ये इस तरह के झूठे फलसफी हैं, अब लोगों को पीछे लगा के, क्योंकि हमारे लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं हमारा मजहब तो बड़ा वक्त के हिसाब से। भाई फिजिक्स में जो डिस्कवरी होती है, पाकिस्तान में कोई उठता है बोलता है कि नहीं भाई ये तो कुरान में 1400 साल पहले लिखी थी। तो भाई तो आप बोल देते ना, आप नोबेल प्राइज ले लेते जाके। आज क्यों? क्योंकि हमारे यहां तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मैट्रिक में फिजिक्स नहीं पढ़ी, वो नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट के ऊपर थूक रहे हैं इंटरनेट पे बैठ के, और लोग सुन भी रहे हैं उनको, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। हम सब एक मुनाफिक जिंदगी जी रहे हैं, हमें सिर्फ मुंह से सुनना है, मुंह से बातें करनी है, हमें शरीयत नहीं चाहिए। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं, दीन आपको एक अजीब सिचुएशन में ले आता है। आप पिक एंड चूज करते हैं, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो जाया हो रही होती है। यार मुझे दीन के खिलाफ बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन समझाने के लिए जरूरी है। अच्छा जी, अगले पैराग्राफ में लिखता है, इट वॉज एवर इन द डेजर्ट दैट द ट्रूथफुल हैव ड्वेल्ट, the free spirits as masters of the desert, but in the cities dwell the well-fed, famous wise men, the beasts of burden, for as the asses they always pull the people's cart। एक दफा फिर ये सारे पुराने फलसफियों को, सारे पुराने वाइज आदमियों को, लीडर्स को, रिलीजियस लीडर्स को, सारे पुराने फलसफियों को गधा बोल रहे हैं यार तुम लोग जो ट्रूथफुल लोग होते हैं, जो सच्चाई के पीछे होते हैं, वो तो सहराओं में रहते हैं। तुम लोग शहरों में रहते हो, अच्छे खाने खाते हो, वेल फेड लोगों का वजन खींचते हो। तुम बेसिकली गधा नहीं जैसे लोगों का वजन खींच रहा होता है, बेसिकली तुम लोग वो हो, तुम्हारे अंदर कोई ट्रूथफुलनेस नहीं है। तुम लोग लोगों को सर्व कर रहे हो, तुम ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे तुम लोगों के लीडर हो। ऐसा नहीं है, तुम लीडर नहीं हो, लोग तुम्हारे लीडर हैं। तुम सिर्फ उनकी जो सुपरस्टिशंस हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए रीजंस क्रिएट कर रहे हो। ये तुम्हारा काम है और तुम्हारा कोई काम नहीं है। देखें, जिस आदमी में डिग्निटी होती है ना, जिस आदमी में रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं, वो सच बोलेगा। उसको किसी और से झूठी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि तुम लोग जो झूठे फिलोसफर हो, तुमको सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तुमको लोगों से बस इज्जत करवानी है अपनी, इसलिए तुम झूठ बोल बोल के उनके सुपरस्टिशंस को जस्टिफाई करवा रहे हो। तुम लोग हर उस चीज को सही बोल दोगे जिससे तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आज का जो यूरोप का ये जो वोक कल्चर है ना, वोक कल्चर, और लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। ये वोक कल्चर क्या है मैं आपको समझा दूं। देखें, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए वोक कल्चर कहते हैं, ये जो यूथ है वेस्ट की, वो ये कहती है, जो वोक लोग हैं वो कहते हैं कि मेरी फीलिंग्स का
ट्रूथ पर जो क्लेम है, सच्चाई पर जो क्लेम है, वो उतना ही है जितना तुम्हारे सेंसेस का क्लेम है। यानी तुमको अगर मैं लड़का दिख रहा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं लड़की फील कर रहा हूं तो मैं लड़की हूं। बात समझ रहे? ट्रूथ पर मेरी फीलिंग्स का भी तो क्लेम है। यानी तुम्हें जो दिख रहा है वो सही है, मैं जो फील कर रहा हूं वो सही नहीं है। यानी ये जो सारा वोक कल्चर है, ये मसला ये है ना कि इसको पोस्ट ट्रूथ एज बोलते हैं। यानी मेरी फीलिंग्स का भी तो कोई, मैं जो फील, ये जो सारे वोक किस्म के लोग हैं सुबह उठ के कहते हैं आज मैं भुट्टा फील कर रहा हूं, आज मैं कुर्सी फील कर रहा हूं, कोई कहता है आज मैं आइसक्रीम फील कर, ये हो रहा है भाई यहां पे वेस्ट में। कोई कह रहा है आज मैं टूथ फेरी फील कर रहा हूं। तो क्योंकि वो कहते हैं ये छोड़ दो कि तुम्हें मैं क्या दिख रहा हूं। मेरी फीलिंग्स का भी ट्रूथ पे क्लेम है, और वो क्लेम तुम्हारे सेंसेस से बड़ा है, कभी कभी तो तुम्हारे रीजन से बड़ा है, और कोई उनसे आर्ग्यू करने को तैयार नहीं है। कम लोग तैयार, जैसे जॉर्डन पीटरसन है, उस तरह के 4-5 ही लोग हैं उनसे कन्फ्रंट करने को, क्योंकि रिएक्शन इतना सख्त आता है यूथ की तरफ से। अच्छा जी, अगले सेंटेंस में कहता है बट इवन इन योर वर्च्यूज यू रिमेन फॉर मी पार्ट ऑफ द पीपल, द डम आइड पीपल। या तुम्हारे वर्च्यूज भी जो है ना वो भी अवाम का हिस्सा है, और अवाम भी वो जो डम आइड अवाम है ना, बिल्कुल ही डम किस्म की अवाम है। द पीपल हु डू नॉट नो व्हाट्स द स्पिरिट। देखिए स्पिरिट की बड़ी इज्जत है भाई नीचा के फलसफे में। मैंने आपको बताया ना स्पिरिट क्या है, यानी कि आपकी विल के जो हाथ हैं, जो आगे जाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लड़ते हैं, जो सीखते हैं, जो खींचते हैं। मैं नीचा की ये जो लफ्ज है ना स्पिरिट, इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूं, यानी आपकी विल क्या है, इरादा, डिटर्मिनेशन, वोल्यूशन, अज़म। आपकी विल का जो हाथ है उसको स्पिरिट कहते हैं। मेरी ये इंटरप्रिटेशन है। नीचा कह रहा है आवाम को तो पता ही नहीं है स्पिरिट क्या होती है यार। अगेन नीचा स्पिरिट से बहुत इंप्रेस है, इंसान की स्पिरिट, इंसान की क्रिएटिविटी। तुम लोग ये झूठे फलसफियों को कह रहे हैं तुम लोग तो सिर्फ क्राउड प्लीजर्स हो, बस क्राउड प्लीजर्स। और तुम लोग बस लोगों को वो सुना रहे हो जो वो सुनना चाह रहे हैं। तुम लोग अगर सच बोलने पे आ जाओ लोग तुम्हें सुने ही ना, तुम लोग मुनाफिक लोग हो। यानी इंसान, ये जो नीचा का ओवरमैन का तस्वुर है ना, बेसिकली नीचा ये कह रहा है कि इंसान के अंदर ये जो ओवरमैन है ना, ये एक डेमी गॉड है। यानी इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि इंसान खुदा बन सकता है। नीचा ये कह रहा है जो इंसान की स्पिरिट है ना वो इतनी पावरफुल है। अच्छा जी, एक और सेंटेंस नंबर 8 में कहता है स्पिरिट इज द लाइफ दैट इटसेल्फ कट्स इनटू लाइफ विद इट्स ओन एगनी, इट इंक्रीजेस इट्स ओन नॉलेज, डिड यू नो दैट। अच्छा, अब अगले बहुत सारे पैराग्राफ्स में ना ये अपना सेंटेंस ऐसे खत्म करेगा, डिड यू नो दैट स्पिरिट इज द लाइफ दैट इटसेल्फ कट्स इनटू लाइफ विद इट्स ओन एगनी, इट इंक्रीजेस इट्स ओन नॉलेज, डिड यू नो दैट। देखिए लाइफ कट्स इटसेल्फ इनटू लाइफ, आपको लाइफ को ना बहुत ही डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत ही डीपली क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्रिटिक करना पड़ेगा, तो जाके एक हायर लाइफ डेवलप होगी। आप क्या कर रहे हैं कि लोगों की ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए रीजंस ढूंढ रहे हैं। स्पिरिट जो है ना, स्पिरिट, इंसानी स्पिरिट को ग्रोथ की जरूरत है। आप उसको चैलेंज करें वो ग्रो करेगी, आप उसको स्ट्रगल में रखें वो ग्रो करेगी। स्पिरिट की ब्यूटी ही इसी में है कि वो चैलेंज में रहे, वो ग्रो करेगी, वो ब्यूटीफुल हो जाएगी, वो ओरिजिनल हो जाएगी। यानी अपनी स्पिरिट को एक एडवेंचरर बनाएं। स्पिरिट इज द लाइफ दैट इटसेल्फ कट्स इनटू लाइफ। स्पिरिट आपको कहां ले जाएगी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नीचा से पहले ना 2 मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे, यानी ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं। एक तो वो थे जो कहते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, ये जो एग्जिस्टेंस का चक्कर है इससे निकलो, पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, इसको राइट ऑफ कर दो। तो एक लोगों ने तो ये सहारा लिया हुआ था कि इस चक्कर से निकलो। एक लोगों ने क्या सहारा लिया हुआ था, अगले एक हेवन है भाई,
ये चलो इस दुनिया में बर्दाश्त कर लो बुराइयां, इस दुनिया में बर्दाश्त कर लो जो भी हम पे जुल्म हो रहे हैं, एक अगली दुनिया आने वाली है। यानी एक ने राइट ऑफ कर दिया था, एक ने अगली दुनिया का सुनाया हुआ था चूरन। नीचे तीसरी बात लेकर आया, नीचे ने कहा भाई अपने आप को ही क्रिएट करो, तुम खुद ही ओवरमैन बन जाओगे, इतनी पोटेंशियल है तुम्हारे कॉन्शियसनेस में। तुम कहां से शुरू हुए थे, तुम कहां आ गए हो, तुम कहां तक जा सकते हो, ये सोचो। यानी कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस में इतना पोटेंशियल है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जानवरों में ना पॉजिटिव इतना ज्यादा है ना नेगेटिव इतना ज्यादा है, ना उनके पास मेमोरी होती है, उनके पास वो सब, उनके पास प्रेजेंट मोमेंट की कॉन्शियसनेस होती है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट की। भाई कोई वजह है ना जानवर खुदकुशी नहीं करते बल्कि वो नीचा ने कहा था ऑल गुड थिंग्स लाफ। अच्छा जी, अगला पैराग्राफ, अगला सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस नंबर 9। अच्छा ये नंबरिंग जो है ये मैंने ऐसी 9-1, ये वो ऑफिशियल नंबरिंग नहीं है जैसे प्लेटो के डायलॉग्स में या कांट की किताबों में या हेगल की किताबों में जो नंबरिंग होती है, ये वो नंबरिंग नहीं, ये तो मैंने अपने नोट्स बनाया, तो नंबरिंग पैराग्राफ नंबर 9। एंड द हैप्पीनेस ऑफ द स्पिरिट इज दिस, टू बी अनॉइंटेड एंड थ्रू टीयर्स टू बी कॉन्सेक्रेटेड एज अ सैक्रिफिशियल एनिमल। डिड यू नो दैट? यानी आपकी स्पिरिट ये चाहती है कि उसको अनॉइंट किया जाए, अनॉइंट किया जाए आंसुओं से, उसको सैक्रिफिशियल एनिमल डिक्लेयर किया जाए, कॉन्सेक्रेट किया जाए। यानी एक तो होता है कॉन्सेक्रेट यानी इज्जत देना, रुतबा देना कि वो एक सैक्रिफिशियल एनिमल है। यानी भैया स्पिरिट जो है ना उसको हर वक्त, स्पिरिट, आप अगर चाहते हैं कि आप और आगे जाएं तो आपकी स्पिरिट हर वक्त रेडी होनी चाहिए सेक्रीफाइस के लिए, टू बिकम बेटर, टू अचीव समथिंग। अच्छा अनॉइंटेड का मतलब पता है किसे कहते हैं? अनॉइंटेड वन, अनॉइंटेड, अब ये थोड़ा सा साइड नोट हो जाएगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे सुनने वालों को अनॉइंटेड का ही मतलब नहीं पता, जो उसकी टेक्निकल मतलब, जो रिलीजियस मतलब है, तो फिर वो बात सुनने में मजा नहीं आएगा। यानी स्पिरिट चाहती है कि उसको अनॉइंट किया जाए आंसुओं से, तो अनॉइंट किसे कहते हैं? द अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड वन का मतलब है मसाया। मसाया समझते हैं? मसीहा, वो जो आने वाला है, जिसको ईसाई कहते हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है, जिसको यहूदी कहते हैं कि हमारा मसीहा आने वाला है, वो मसीहा, मसाया। यानी ईसाइयों में हजरत ईसाई दोबारा आने वाले हैं और यहूदी में कोई मसाया आने वाला है। तो मसाया का जो लिटरल तर्जुमा है वो है द अनॉइंटेड वन। यानी ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज मसाया इस्तेमाल हुआ है। मसाया, मसाया यानी द अनॉइंटेड वन। यानी यहूदी मजहब में बड़ी इज्जत है अनॉइंटेड वन। अनॉइंटेड वन भाई, ये लफ्ज ओल्ड टेस्टामेंट में साइरस के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो ईरान का बादशाह था, जो यहूदी भी नहीं था, उसको भी द अनॉइंटेड वन कहा गया है, मसाया कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट में, क्योंकि उसने वो सेकंड टेंपल बनवाया था ना। तो यानी मसाया होने के लिए यहूदी होना भी जरूरी नहीं है। भाई आपको साइरस की एक बात बताऊं थोड़ा सा साइड नोट हो जाएगा लेकिन आपको मजा आएगा। देखिए साइरस जो है ना, उसका जिक्र, साइरस का जिक्र फिरदौसी के शाहनामे में नहीं है। भाई शाहनामा अगर आपने पढ़ा हो, उसने दुनिया बनने से लेके हजरत उमर, जिस दिन हजरत उमर की फौजें ईरान में गई हैं वहां तक की ईरान की तारीख लिखी, उसमें साइरस का जिक्र नहीं है, डेरियस का भी नहीं, दारा का भी नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसी मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको देखिए, शाहनामा जो है ना फिरदौसी का, यार दुनिया की अजीम तरीन किताबों में से है कि उसने पूरी कौम की तहजीब को बचा लिया। थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मुल्क थे जिन पर जब अरब फौजों ने कब्जा किया वो अपनी आइडेंटिटी खो गए। इजिप्ट में आज कौन सी जबान बोलते हैं? अरबी बोलते हैं। इजिप्ट की अपनी जबान क्या थी इस्लाम से पहले? इजिप्ट की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन कहां गई? इराक, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता है वो। उनकी जबान क्या थी अरबी से पहले? जॉर्डन, ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है जॉर्डन का। लेबनान, ओल्ड टेस्टामेंट में जिक्र है। ये सब अरबी बोल रहे हैं आज। वो जो सारा एरिया है वो
तो फिरदौसी ने कहा बाबा हमारी तहजीब भी गायब ना हो जाए। फिर उसने वो शाहनामा लिख के, इतनी बड़ी किताब है शाहनामा, और उसमें साइरस का जिक्र नहीं। अच्छा सॉरी, तो स्पिरिट क्या चाहती है कि उसको आंसुओं से अनॉइंट किया जाए। अनॉइंट किसे कहते हैं? देखिए, अनॉइंट कहते हैं यानी हजरत मूसा जब अपनी कौम को लेकर इजिप्ट से निकले और वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहे, और जब प्रॉमिस्ड लैंड में आए, प्रॉमिस्ड लैंड में, अबे यार ये भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी है, ये भी सुना दूं आप लोगों को, छोटा सा साइड नोट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, यहूदियों के मजहब में ना जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहूदियों के ओल्ड टेस्टामेंट में, अब आप अगर किसी यहूदी से बोलेंगे ना तो वो कहेगा नहीं नहीं है, वो आपको आयतें दिखाएगा कि देखो इससे ये मतलब जन्नत का निकलता है, इससे ये मतलब दोजख का निकलता है, लेकिन सामने कोई आयत नहीं है जिसमें जन्नत और दोजख का जिक्र हो, जिसमें मरने के बाद का जिक्र हो। यहूदियों के मजहब में मरने के बाद का जिक्र ही नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट में एक आयत भी नहीं है। एक आयत में शेओल का जिक्र है, बस वो भी इनडायरेक्ट, जैसे कुरान में है ना, हर वक्त मरने के बाद का जिक्र है, जन्नत है, दोजख है। यहूदियों के मजहब में नहीं है। तो यहूदियों के मजहब में क्या है? यहूदियों के मजहब में प्रॉमिस्ड लैंड है, तुम्हें प्रॉमिस्ड लैंड मिलेगा। वो हजरत इब्राहिम से शुरू करते हैं आयतें जोड़ना कि देखो इस आयत में हमें प्रॉमिस्ड लैंड का वादा किया है, प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड। तो उनको क्या इनाम दिया जाएगा? प्रॉमिस्ड लैंड। और उसी प्रॉमिस्ड लैंड में हजरत मूसा को जाने नहीं दिया। बात समझ रहे? ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आप पढ़े, हजरत मूसा को मना कर दिया ओल्ड टेस्टामेंट में जाने से, न्यू प्रॉमिस्ड लैंड में जाने से। उनको बस जॉर्डन रिवर पर खड़े होकर दिखा दिया कि देखो वो तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है, उनको जाने नहीं दिया। ये हुआ ये कि वो असल में वो सहरा में भटक रहे थे, पानी वगैरह को कोई मसला हुआ, हजरत मूसा और हजरत हारून ने जाकर अपने खेमे में दुआ करी। अल्लाह ने कहा कि वो जो रॉक है ना बड़ी सी, उससे जाके बोलो उसमें से पानी निकलेगा। तो हजरत मूसा गए, उन्होंने 2 छोटे छोटे पत्थर उठा रहे, उस रॉक पे मारा। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें बोलने का कहा था यार, रॉक से बोलो, तुम पत्थर मार रहे हो, अब तुम प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जा सकोगे। तो हजरत मूसा को प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जाने दिया। कितनी बड़ी बात है, बात समझ रहे हैं आप? यानी प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जाने दिया हजरत मूसा। यानी मैं कैसे कहूं कि अगर कोई बहुत बड़ा लीडर के हजरत ईसा को अगर जन्नत में ना जाने दिया जाए, इस भाई उनसे वैसे जन्नत ईसाइयों के भी मजहब में ना किंगडम ऑफ गॉड थी जो दुनिया पर बननी थी। पॉल ये कहकर गया था अबे अगले हफ्ते आ जाएंगे हजरत ईसा, अबे 6 महीने में आ जाएंगे, मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, 1 साल बाद आ जाएंगे। 2000 साल हो गए, तो फिर वो किंगडम ऑफ गॉड जो थी ना वो किंगडम ऑफ हेवन बन गई। अच्छा, तो ये कह रहे भाई, सॉरी, अनॉइंटेड का मतलब बता रहा था। अनॉइंटेड कहते हैं भाई वो क्या हुआ ये कि जब हजरत ये लोग अपने यहूदी अपने प्रॉमिस्ड लैंड में आए, जो हजरत सैमुअल थे, उनके पैगंबर थे हजरत सैमुअल। लोगों ने कहा कि भाई आप बहुत बूढ़े हो गए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, हमें एक किंग चाहिए। हजरत सैमुअल ने कहा भाई मैं नबी हूं, किंग की क्या जरूरत है। खैर उन्होंने समझाया किंग अच्छा नहीं होता, ये उन्होंने कहा नहीं हमें एक किंग चाहिए। खैर फिर वो एक किंग चुन लिया गया जिसको सॉल बोलते हैं, वो उनका पहला किंग था। तो सॉल किंग था, सैमुअल नबी थे, लेकिन उनके बाद दाऊद आए जो नबी भी थे और किंग भी थे। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब अलग अलग था। तो सॉल किंग था, सैमुअल नबी थे। तो सॉल को जब किंग बनाया गया तो उसके कांधों पर और उसके सर पर तेल छिड़का गया, इसको कहते हैं। फिर उसको कहा गया द अनॉइंटेड वन, इस तरह के जिस पर तेल छिड़क दिया जाए ना। आज भी यूरोप में जब कोई बादशाह बनता है तो पादरी आके तेल छिड़कता है ऐसे उसके कांधों पे, उसके सर पे, इसको अनॉइंटमेंट बोलते हैं। तो कह रहा है तुम्हारी स्पिरिट चाहती है कि उसको आंसुओं से उसको अनॉइंट किया जाए और उसको सैक्रिफिशियल डिक्लेयर किया जाए। इतनी मेहनत करना चाहती है और तुम सो रहे हो। अच्छा जी, एक और सेंटेंस में कहता है एंड द ब्लाइंडनेस ऑफ द ब्लाइंड एंड देयर सीकिंग एंड ग्रोपिंग shall yet bear witness to the power of the sun into which they have looked. Did you know that? बाबा सूरज की तरफ देखोगे तो आंखें चुंधिया ही जाएंगी ना, लोग समझेंगे कि तुम अंधे हो गए हो, इतनी उसकी पावर है। मसला यह है कि देखिए बिलीव करना बहुत आसान काम है, भाई मैं खुदा पर बिलीव करता हूं। दूसरा कहेगा मैं खुदा पर बिलीव नहीं करता हूं। बिलीव करना भी आसान काम है, बिलीव ना करना भी आसान काम है। ये दोनों खुदा को नहीं जानते, ना खुदा के होने का सबूत है ना खुदा के ना होने का सबूत है। मैं पिछले दिनों टीवी पर एक बहस देख रहा था, एक आदमी कह रहा था कि खुदा है, एक आदमी कह रहा था खुदा नहीं है। दोनों दूसरे से बोल रहे थे तुम सबूत दो। नहीं पहले आप सबूत दें खुदा के होने का। वो कह रहा भाई आप दें, वो कह रहा नहीं पहले आप खुदा के ना होने का दें। भाई सबूत होता तो पेश किया है। दोनों एक दूसरे। ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, और बिलीविंग जो है ये बहुत आसान काम है भाई। क्रिएशन मुश्किल काम है,
जानना मुश्किल काम है, स्ट्रगल करना मुश्किल काम है। वो कैफी आजमी का शेर है ना, ये शबान आजमी के अबू का, मौत मंडलाती थी कई चेहरों में, मैंने हर चेहरे को घबरा के खुदा मान लिया। तो ये मानना तो बहुत आसान काम है भाई। ये जो जिंदगी है ना, लाइफ ओज ऑल इट्स मीनिंग टू द क्रिएटिव एक्ट्स। बाबा जिंदगी का सबसे बड़ा मीनिंग ही यही है, सबसे बड़ा एसेंस ही क्रिएशन है। हम लोग सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब में पोटेंशियल है ओवरमैन बनने का, हम सब में पोटेंशियल है खुदा बनने का। ये कह रहा है नीचा। वो कहता है ना कि इफ देयर आर गॉड्स हाउ कैन आई बेयर नॉट टू बी वन। यही तो कह रहा है, एक गॉड थोड़ी है, हम सब में पोटेंशियल है, हम सब में पोटेंशियल है ओवरमैन बनने का। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो नीचा ने कहा था ना गॉड इज डेड, उसने बेसिकली ये नहीं कहा कि गॉड होता ही नहीं है। देखिए ये फर्क है, टेक्निकल फर्क है। उसने कहा गॉड इज डेड, इसका मतलब ये कि भाई एक जमाना ऐसा था कि जब गॉड की जरूरत थी, मौत मंडलाती थी कई चेहरों में, मैंने हर चेहरे को घबरा के खुदा मान लिया। यानी एक जमाने में तुम्हें जरूरत थी गॉड की, लेकिन अब आप इतना मिच्योर हो गए हैं, इतना इवॉल्व हो गए हैं कि अब आप को इस बिलीफ सिस्टम की जरूरत नहीं है। अब आपको और इवॉल्व होना है, अब ये बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहा है। यार ये जुमला सुने, नो वैल्यू सिस्टम हैज अ हायर डिग्निटी देन द क्रिएटिव एक्ट बाय विच इट केम इनटू बीइंग। यानी वो जो भी वैल्यू सिस्टम है आपका, जो भी मेटाफिजिकल सिस्टम है आपका, वो क्रिएट किया गया होगा ना, तो वो क्रिएट करने का जो अमल है ना, वो सबसे बड़ा अमल है। वो उस मेटाफिजिकल सिस्टम से भी बड़ा अमल है कि भाई इंसानों ने अपने लिए कुछ क्रिएट किया था। यानी नीचा ये कह रहा है कोई वैल्यू सिस्टम आखिरी नहीं होता, हमेशा हमेशा कुछ नहीं होता। यानी our objective knowledge of the lack of our objective knowledge teaches us that all values are creation of man। यानी हर वैल्यू सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ है। लेट्स बी क्लियर ऑन दिस। नीचा ये बोल रहा है ऑल थॉट्स आर हिस्टोरिकल, ऑल थॉट्स आर हिस्टोरिकल। देखिए, और ये जो जितने हमारे नेचुरल राइट्स, कुछ नहीं, नेचुरल राइट क्या होता है, हिस्टोरिकल राइट्स होते हैं जो हमने गेन किए हैं। जो भी सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है। अच्छा जी, एक और पैराग्राफ में, सॉरी सेंटेंस में नीचा बोलता है एंड द लवर ऑफ नॉलेज शैल लर्न टू बिल्ड विद माउंटेन्स, इट मीन्स लिटिल दैट द स्पिरिट मूव्स माउंटेन्स। डिड यू नो दैट? यानी स्पिरिट जो है ना वो माउंटेन्स को मूव कर सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी स्पिरिट पहाड़ों को हिला सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्पिरिट मैजिक है, हमारी जो स्पिरिट है ना वो मैजिक है। स्पिरिट की मदद से हम ओवरमैन बनेंगे। स्पिरिट को रैशनैलिटी नहीं है, स्पिरिट है ना। देखिए नीचा जो था वो डार्विन से एग्री करता था एवोल्यूशन पर, लेकिन वो एवोल्यूशन के कॉजेस से एग्री नहीं करता था। वो समझता था कि असल कॉज हमारी एवोल्यूशन का क्रिएशन है, विल टू क्रिएट। यानी वो जो हेगल ने कहा था ना कि हिस्टोरिकल प्रोसेस रेशनल है, हिस्ट्री, इंसानों की हिस्ट्री रैशनैलिटी पे चल रही है, इंसानों की हिस्ट्री रीजन पे चल रही है। उसने कहा ऐसा नहीं है, इंसानों की हिस्ट्री क्रिएशन पर चल रही है। यानी हेगल ने हिस्ट्री और रीजन का मिलाप कर दिया था, अकल का, और उसने कहा था इंसानों की सारी हिस्ट्री रीजन है, हिस्टोरिकल प्रोसेस रैशनल है। इसने कहा नहीं, इसने कहा नहीं, हिस्टोरिकल प्रोसेस रेशनल नहीं, हमारी स्पिरिट, हमारी क्रिएटिविटी हमें ओवरमैन बनाएगी। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री एक सफर पे निकली हुई है जो रीजन का सफर है और इवेंचुअली हम अपनी कॉन्शियसनेस के फ्रीडम को छू लेंगे। वो जो हेगल का चूरन है ना, उसने कहा ऐसा कोई चूरन नहीं है भाई, हमारी क्रिएटिविटी असल चीज है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्पिरिट हमें ओवरमैन बनाएगी। रीजन, नीचा रीजन का, रैशनैलिटी का इतना बड़ा शौकीन नहीं था। देखिए मैं आपको रूसो का एक जुमला याद आ गया। रूसो भी रीजन के काफी खिलाफ था। अच्छा, रूसो को बड़ा, रूसो का आशिक था नीचा। रूसो को तो अपना प्रीकर्सर बोलता था, रूसो को, स्पिनोजा को। रूसो का तो बहुत बड़ा आशिक था।
देखिए रूसो ने एक जगह कहा है, मेरे ख्याल द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी उसका जो ऐसे है उसमें लिखा है कि द मैन हु मेडिटेट्स इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। द मैन हु मेडिटेट्स इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। इतना खिलाफ था रीजन के रूसो। द मैन हु मेडिटेट्स यानी जो आदमी मेडिटेट करता है ना, सोचता है अपनी सोचों के बारे में, मेडिटेशन करता है, वो एक गंदा जानवर है, वो जानवर से भी बदतर है। इतना खिलाफ था रीजन के। यानी रूसो ये कहता था कि भाई अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे जियो, नेचर से करीब हो जाओ। ये कंटेम्पलेशन, ये रीजन क्या जान लोगे तुम इस कायनात के बारे में, क्या उखाड़ लोगे तुम, क्या जान लोगे तुम। अच्छा जी, अगले सेंटेंस में लिखता है यू नो ओनली द स्पार्क ऑफ द स्पिरिट बट यू डू नॉट सी द एनविल नॉर द क्रुएल्टी ऑफ इट्स हैमर। यानी तुम लोगों ने सिर्फ स्पिरिट का स्पार्क देखा है, तुम्हें नहीं पता कि स्पिरिट का जो हथौड़ा है ना, और वो लोहा जिस पर वो हथौड़ा मारती है ह्यूमन स्पिरिट, वो कितनी ताकतवर है, अभी तुम्हें उसका अंदाजा ही नहीं है। नथिंग, यानी नीचा ये कहता था कि कोई भी चीज बिकमिंग से परे नहीं है, कोई भी चीज बिकमिंग से परे नहीं है, हर चीज बिकमिंग है। इसीलिए तो वो कहता था कि कोई परफेक्ट बीइंग नहीं हो सकता, कोई खुदा नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक और सेंटेंस में कहता है वेरीली यू डू नो द प्राइड ऑफ द स्पिरिट बट इवन लेस वुड यू endure the modesty of the spirit if ever it would speak। कह रहा है तुम लोगों को ना स्पिरिट की गैरत का पता है, ना स्पिरिट की मॉडेस्टी का पता है, तुम जानते नहीं हो स्पिरिट, तुमसे कभी स्पिरिट ने बातें ही नहीं करी। अच्छा जी, अगले सेंटेंस में कहता है यू आर नो ईगल्स hence you have never experienced the happiness that is in the terror of the spirit and he who is not a bird should not build his nest over an abyss। देखिए ईगल का जो सिंबल है ना, ये नीचा को बहुत पसंद था। ईगल समझता था, नीचा समझता था कि ईगल ना फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। मतलब आप जान ही नहीं सकते कि ईगल जिस हाइट पे उड़ती है उस हाइट पर क्या डेंजर्स होते हैं, उस हाइट पर क्या सर्दी होती है, उस हाइट पे क्या साइलेंस होती है, उस हाइट पे क्या तन्हाई होती है। आप जब तक अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंजेस में नहीं डालेंगे, हम क्या करते हैं, जो मेरा अकीदा है ना, वही मजलिसें सुन के आ गए, वही किताबें पढ़ ली जो मेरे अकीदे को फर्दर करती हैं। मैं अपने अकीदे को डेंजर में डालना ही नहीं चाहता हूं भाई। बचपन में ना मैंने 1996 में मैंने वो किताब पढ़ी थी मौलाना मौदूदी की खिलाफत व मलूकियत। उस किताब ने मुझे तबाह कर दिया, मुझे तबाह। उस जमाने में यूट्यूब भी नहीं होता था, पता भी नहीं होता था। अब तो इंजीनियर मिर्जा और सारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों को हिस्ट्री का पता चल रहा है। उस किताब ने मुझे बर्बाद कर दिया था जब मैंने वो पढ़ी, मौलाना मौदूदी की खिलाफत व मलूकियत के। बाबा ये सब तो हमें बताया ही नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूं, अपने आप को चैलेंजेस में डालो, अपनी स्पिरिट को। हम बस वही बातें सुनना चाहते हैं जो हम वो चैलेंजेस कबूल ही नहीं करना चाहते। नीचा कह रहा है अगर आप ट्रूथफुल हो तो आपको ईगल की तरह होना चाहिए, ईगल की हाइट्स पे उड़ना चाहिए, ऊपर से लोगों को देखना चाहिए। उन ईगल वो डेंजर्स, अपने बिलीफ सिस्टम को डेंजर्स में डालो। तुम लोग को पता ही नहीं है कि अबिस के ऊपर घर बनाने का क्या मजा है। वो जो गहरी खाई है उसके ऊपर घर बनाने का मजा क्या है। डरपोक लोग, तुम लोग कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। तो ये जो ईगल है ना, ईगल, ये नीचा की यहां बड़ा मशहूर सिंबल है। तो अल्लामा इकबाल को भी बहुत पसंद था। अल्लामा क्या कहते हैं, वो जो ईगल का और करगस का कंपैरिजन किया अल्लामा इकबाल ने। करगस भी एक परिंदा है जो उड़ता है लेकिन वो मुर्दा खाता है, शाहीन जिंदा खाता है, जिंदा शिकार करके खाता है। फिरा फिजाओं में करगस अगरचे शाहीवार, यानी करगस भी शाहीन की तरह उड़ा है, शिकारे जिंदा की लज्जत से बेनसीब रहा। यानी शाहीन जिंदा शिकार करके खाता है, करगस मुर्दा खाता है। गुजर औकात कर लेता है ये कोहो बयाबा में कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशिया बंदी। यानी शाहीन घर नहीं बनाता भाई, कोहो बयाबान में उड़ता है, तन्हाइयों में उड़ता है।
आसमानों की ऊंचाइयों में उड़ता है, डेंजर्स, वहां से दुनिया को देखता है। अच्छा जी, एक और सेंटेंस में लिखता है यू आर लूक वार्म टू मी, यानी तुम ठंडे गरम नीम गरम हो, बट ऑल डीप नॉलेज फ्लोज कोल्ड। जो नॉलेज होती है ना, डीप नॉलेज, वो तो बहुत ठंडी होती है। द इनर मोस्ट वेल्स ऑफ द स्पिरिट आर आइस कोल्ड। जो हमारी स्पिरिट के सबसे अंदर चश्मे हैं ना, वो तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। आर रिफ्रेशमेंट टू हॉट हैंड्स एंड मैन ऑफ एक्शन। जो लोग गर्म हाथ वाले मैन ऑफ एक्शन होते हैं ना, उनको ठंडा ठंडा करती हैं वो चश्मे, वो जो हमारी स्पिरिट के सबसे अंदर चश्मे। यानी नीचा कह रहा है बाबा तुम लोग सिर्फ सरफेस पे हो, सरफेस पे, तुम गहराई में गए ही नहीं हो। तुम गहराई, अदम का शेर है ना, ए अदम एहतियात, नहीं, अदम का शेर है वो, आहा हा हा हा, मदरसा बुलबुला है पानी का, मदरसा बुलबुला है पानी का, मैं कदा हौज है मानी का। वो कह रहा तुम लोग नीचे गए नहीं हो। असल जो नॉलेज है वो है ही डेप्थ में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेफ जिंदगी गुजारते हैं, बस हैप्पी जिंदगी, ना ज्यादा डेंजर्स में जाओ, ना ज्यादा एक्सट्रीम्स में जाओ, कोई जरूरत नहीं है नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करने की, कोई जरूरत नहीं है बहुत नीचे जाने की। असल नॉलेज ही डेप्थ में। तभी तो नीचा ने कहा कि वो कोल्ड है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस अपनी सर्वाइवल का सोचते हैं, यहां से सर्वाइव कर लूं, यहां तक सर्वाइव कर लूं, यहां तक सर्वाइव कर लूं, इतना सर्वाइव का सोचते हैं कि फिर वो एंड में मर जाते हैं। यानी वो नीचा ये कह रहा है भाई जिंदगी डेंजरसली जियो। थोड़ा सा लाइफ में डेंजर होना चाहिए, थोड़ा सा लाइफ में एक आध नशा होना चाहिए। वो क्या है वो मशहूर जुमला कि एवरीवन डाइज नॉट एवरीवन लिव्स। देखिए कुछ लोगों को ना इतनी आदत होती है अननोन में जाने की कि उनका मौत से डर खत्म हो जाता है। उनको वो दे लाइक चैलेंजेस, दे लाइक टू गो अननोन प्लेसेस, तो वो मौत से भी डरना छोड़ देते हैं। बल्कि वो किसने कहा था कि सबसे अच्छी मौत वो है कि जब आए तो इंसान जिंदा हो। है ना, वो कहते हैं ना कि ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र में मर जाते हैं, वो दफनाए 70 साल की उम्र में जाते हैं। अच्छा जी, 16वें पैराग्राफ में कहता है कि यू स्टैंड देयर रिस्पेक्टेबल एंड स्टिफ एंड विद अ स्ट्रेट बैक, यू फेमस फिलोसफर्स, नो स्ट्रॉन्ग विंड और विल प्रोपेल्स यू, हैव यू नेवर सीन अ सेल गो ओवर द सी ट्रेम्बलिंग विद द वायलेंस ऑफ द विंड। यानी कह रहा है कि तुम लोग बस ऐसे सीधा खड़े हो, सीधी जिंदगी गुजार रहे हो। तुम लोगों ने वो सेल बोट नहीं देखी, वो जो उसका सेल होती, बड़ी सेल जो होती है, बादबान जो होता है, वो हवा से ऐसे ऐसे झक्कड़, उससे वो प्रोपेल हो रहा होता है आगे। तो कह रहा है इसी तरह मेरा विजडम है, मेरा विजडम, मेरी जो सेल है, मेरी सेल मेरी स्पिरिट है, उस स्पिरिट को जो हवा के थप्पड़ लग रहे हैं उससे मेरा विजडम प्रोपेल कर रहा है। वो कह रहा है इतनी ब्लैंड जिंदगी क्यों गुजार, तेरी कश्ती में तूफा क्यों नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि तुम्हें आग क्यों नहीं लगी हुई। You have to overcome being merely a man. You have to become a superman. इससे निकलो, खत्म करो मैन रहना। We don't have to be all too human. We have to be a superman. यानी तुम्हारी ईगो जो है भाई वो सेल्फ क्रिएटिंग हो, तुम्हारी ईगो सेल्फ प्रिजर्विंग हो, तुम्हारी ईगो सेल्फ सस्टेनिंग हो। नीचा किया ना, गॉड को पहले रिप्लेस किया ईगो ने, और बाद में उसको रिप्लेस किया विल ने, सेल्फ ने। वो कह रहा है कि तुम्हारी ईगो में, तुम्हारी विल में एक आग लगी। वो क्या है, अल्लामा का शेर है, हो अगर खुद निगरो खुद गिरो खुद बीन खुदी। ये बहुत मुश्किल है, ये तो उर्दू जानने वालों को भी समझ में नहीं आएगा, मैं ट्रांसलेट करता हूं अभी। हो अगर खुद निगरो खुद गिरो खुद बीन खुदी, यह भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। यानी अगर आपकी ईगो सेल्फ प्रिजर्विंग है, अगर आपकी ईगो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ क्रिएटिंग है, यह भी मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। अच्छा जी, आखिरी पैराग्राफ, बट यू सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, यू फेमस वाइज मैन, यू फेमस फिलोसफर्स, हाउ कुड यू गो विद मी। यानी ये सारे प्रीस्ट जो गुजरे हैं, सारे मौलवी जो गुजरे हैं, सारे फिलोसफर्स जो गुजरे हैं, कह रहे हैं बाबा तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है जंगलों में जाने की,
तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है अननोन जगहों पे जाने की, तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं है पतली रस्सी पे चलने की, तुम लोग डरपोक हो, तुम लोगों में स्पिरिट ही नहीं है, तुम लोग डार्कनेस में जा ही नहीं सकते, डेप्थ में जा ही नहीं सकते। मतलब निकलो, उठो। वो जो मीर तकी मीर का शेर है ना, देर से उठ के काबे आया मीर। देर देर कहते मंदिर को, काबे कहते मस्जिद को। देर से उठ के काबे आया मीर, जिसको चाहे खुदा खराब करे। यानी मस्जिद आने को मीर साहब कह रहे हैं, जिसको चाहे खुदा खराब करे। तो भाई ये अल्लाह माफ करे, बड़ी कुफरिया बुक थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि इसके कुफरिया एलिमेंट को भी फुल तरीके से प्रेजेंट करूं, चाहे वो मेरे अकीदों से टकराती है। मैंने रिप्रेजेंटेशन में ऑनेस्टी की, मुझे इतना कुफर बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि मैं रिलीजन की, फिलॉसफी की, साइंस की और पोइट्री की, चारों की बराबर इज्जत करता हूं। ये चारों कोशिशें हैं ट्रूथ को जानने की। अब ट्रूथ है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन चारों की रिस्पेक्ट करता हूं अगर ये ऑनेस्ट हैं। तो भाई यहां पर ये वीडियो खत्म होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और एक जाते जाते मेरी पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए एक शेर, उन सब का थैंक यू कर रहा हूं मैं। तेरा ममनून हूं जब तक के जीऊंगा साकी, आखिरी जाम खड़े होके पीऊंगा साकी। शुक्रिया।